गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं आशुतोष रंजन टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच के लिए हम लोग बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है, उसके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। तो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, कौन कौन सा चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट्स आज हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो इस बार आपका नया सिलेबस आया है उसमें एक सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है उसमें आपका कम्बिनेशन है दो सब्जेक्ट का, एक आपका थर्मल इंजीनियरिंग है और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है। जो पहले पुराने के सिलेबस में आप देखिएगा तो आगे के सेमेस्टर में पढ़ाया जाता था। अभी जो आपका है एक ओवरव्यू दिया गया है ताकि जो आप कोर्स कर रहे हैं पॉलिटेक्निक का, उसमें आप एक थर्ड सेमेस्टर में ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बहुत सारे चीज़ों के बारे में आप जान जाइएगा। बेसिक बेसिक बातें जानिएगा कि इसमें क्या होता है, कैसे काम किया जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, ये आपको समझ में आएगा। तो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे आपको हमने सब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया है। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है सब्जेक्ट, तो लिखा हुआ है कि ये आपका एक इसेंशियल सब्जेक्ट है जो सेकेंड ईयर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। दिस सब्जेक्ट कवर वाइड एरिया ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये जो है आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बहुत बड़ा एरिया को, वाइड एरिया को आपको कवर करता है। और इसमें दो पार्ट्स जो है ब्रॉडली रूप से, मतलब मुख्य रूप से दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आपका थर्मल इंजीनियरिंग है, एक आपका थर्मल इंजीनियरिंग है और दूसरा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये चीजें हैं। देखिए, थर्मल इंजीनियरिंग में थर्मल का मतलब होता है, आप जनरली सुने होंगे, इस सब्जेक्ट का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। जो आपका थर्मल इंजीनियरिंग बोल रहे हैं पूरा नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स मतलब थर्मो और डायनेमिक्स दो ग्रीक वर्ड से बना है। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक का मतलब होता है पावर, यानी कि एनर्जी बोल सकते हैं आप। तो यह आपका क्या है कि आपका जो हीट हीट जो एनर्जी है उसके हमको पावर में इंटरेक्ट करना क्या कहलाता है, थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। एक ऐसा साइंस है जिसमें हम लोग हीट को आपके वर्क में या वर्क को फिर से हीट में कन्वर्ट कर सके, इंटरेक्शन कर सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स है। और उसके बाद जो लास्ट का यूनिट है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में जो भी आपका रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से फाइनल फाइनल प्रोडक्ट बनना क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है मतलब फाइनल प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, इसमें हम लोग सिलेबस की यदि बात करें तो सिलेबस में आपका पहला पहला जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में थर्मोडायनेमिक्स टू इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स है। इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स है, जिसमें आपको थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है इसके बारे में पता चलेगा। दूसरा, आपका रोल क्या है इंजीनियरिंग और साइंस में, थर्मोडायनेमिक्स का क्या रोल है, मतलब क्या इसका आपका रोल क्या है, क्या किस तरह से हम लोग डिजाइन में या किस तरह से कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें थर्मोडायनेमिक्स कैसे काम करता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम में सिस्टम जो होता है डिफरेंट टाइप्स का होता है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में आप देखते होंगे सिंपल सा चीजें हैं, इसमें आपका मास और एनर्जी दोनों का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। जैसे इसका मास भी कम रहा है और एनर्जी भी ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में आपका ऊपर से एक आपका पिस्टन लगाया हुआ है, इसमें आपका क्या होता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है। मास का ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी जो है अप डाउन हो सकता है, मतलब एनर्जी इसमें जा भी सकता है, एनर्जी इससे बाहर भी निकल सकता है। इसमें देख रहे हैं ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है। और तीसरा जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें न तो मास का ट्रांसफर होता है, न ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है। इसका सिंपल एग्जांपल हम लोग थर्मस देख रहे हैं। थर्मस जो आपके घर में यूज होता है, मिल्टन का जनरली आता है बोतल, उसका भी हम लोग उदाहरण में ले सकते हैं। उसमें मान लीजिए आपने गर्म चाय डाला या कुछ भी डाला, गर्म पानी गर्म दूध उसमें फिल किया, उसके बाद उसके ढक्कन को हम लोग बंद कर दिए। तो ढक्कन बंद कर दिए तो वहां से न तो आपका मान लीजिए 1 लीटर दूध आप डाल रहे हैं गर्म, तो 1 लीटर गर्म दूध रहेगा, उसको उससे एनर्जी ना तो बाहर निकलेगा, नहीं उसका मास आपका बाहर निकलेगा, या ना तो अंदर जाएगा। तो एनर्जी ना तो बाहर निकले, एनर्जी और मास दोनों जो है वो इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, बाहर नहीं जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। इसको डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे कि कौन से सिस्टम में कौन सा हमारा मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, मैकेनिकल का जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कौन से मैकेनिकल का जो डिवाइस है वो कौन से सिस्टम के अंतर्गत आता है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और एग्जाम्पल लेकर के चर्चा करेंगे कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये हम लोग आगे के यूनिट में जब पढ़ेंगे तो करेंगे। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। अभी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में
एक सब्जेक्ट पढ़े होंगे जिसका नाम था, आपका सेकंड सेमेस्टर में होगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप ये पढ़े होंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप ये सब्जेक्ट, ये चीजें पढ़े होंगे। इक्विलिब्रियम आपके सिलेबस में आया होगा। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब वहां पे क्या था, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात किया जा रहा था। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या था कि आपका फोर्स जो है, नेट फोर्स जो लग रहा है, नेट फोर्स का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब समेशन ऑफ फोर्स जो होना चाहिए वो क्या होना, जीरो होना चाहिए। तब हम लोग क्या बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम में है, मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। उसी तरह से केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में जो आपका कोई भी आपका रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन के बाद जो आपका प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसको फिर से रिवर्स करें तो फिर से हमारा वही प्रोडक्ट मिल जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि केमिकली इक्विलिब्रियम है। उसको डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या मतलब होता है कि यदि दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए जाए ये आपका, इसका कुछ टेम्परेचर है और इसका कुछ टेम्परेचर, दोनों को एक साथ सटा करके रख दिया गया, एक साथ टच करके रख दिया गया, तो दोनों का कुछ समय के बाद जो आपका ज्यादा टेम्परेचर वाला है उससे फ्लो होकर के इसको भी गर्म कर देगा और एक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब टेम्परेचर का आदान प्रदान वहां पे नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। और जिसमें ये तीनों तरह का इक्विलिब्रियम हो, मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी हो, आपका थर्मल इक्विलिब्रियम भी हो, केमिकल इक्विलिब्रियम भी हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे कैसे क्या होता है उसमें। उसके बाद प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, एंड साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग फर्स्ट यूनिट में जो आपका इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स है उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आपका जीरोथ लॉ, फर्स्ट और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब जीरो लॉ क्या होता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल बताया कि दो ऑब्जेक्ट है, उसके साथ तीसरा ऑब्जेक्ट यदि लाएं और तीनों के आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया, तो उसको हम लोग जीरोथ लॉ बोलते हैं। उसके बाद फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स का, उसमें हम लोग ये कर सकते हैं। उसके बाद फिर है आपका हीट एंड वर्क इंटरेक्शन ऑफ वेरियस नॉन फ्लो एंड फ्लो प्रोसेस, ये हम लोग वहां पे पढ़ेंगे कि आपका हीट एंड वर्क का इंटरेक्शन करके फ्लो, नॉन फ्लो और फ्लो प्रोसेस में कैसे हम लोग काम करते हैं। कंसेप्ट ऑफ हीट इंजन, हीट इंजन के कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे, हीट इंजन के कंसेप्ट को समझेंगे। हीट पंप क्या होता है उसको समझेंगे, रेफ्रिजरेटर को समझेंगे, इफिशियंसी और सीओपी को समझेंगे। सीओपी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब किसी चीज का हम लोग परफॉर्मेंस निकालेंगे कि कैसे ये काम कर रहा है, इसका परफॉर्मेंस क्या है, किस तरह का परफॉर्मेंस है, तो वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इसमें दो आपका सेकेंड लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ, उसमें दो स्टेटमेंट आता है, एक केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट है और एक कॉल्सियस स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आपको वही चीज पढ़ना है, केल्विन प्लांक एंड कॉल्सियस स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट। कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, कार्नोट साइकिल के इफिशियंसी के बारे में पढ़ेंगे, टीएस एंड पीवी डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। टीएस एंड पीवी डायग्राम जो यहाँ लिखा हुआ है, टीएस मतलब टेम्परेचर और इंट्रोपी के बीच का जो डायग्राम है उसको हम लोग, जो आपका ग्राफ बनेगा टेम्परेचर और इंट्रोपी के बीच का, उसको हम लोग पढ़ेंगे। पीवी मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच के डायग्राम को हम लोग समझेंगे। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ इंट्रोपी समझेंगे, कंसेप्ट ऑफ इंट्रोपी, इसमें हम लोग को डिफिनेशन सिर्फ पढ़ना है और सिंपल प्रॉब्लम करना है, सिंपल प्रॉब्लम करना है। यहाँ पे आपको सराउंडिंग, बाउंड्री और सिस्टम के बारे में बताया गया है। सिस्टम क्या होता है ये फिगर में दिखाया गया है। सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा रीजन जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब सिस्टम के बाहर जो भी चीजें हैं वो सब सराउंडिंग में आ गया। तो सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करता है, जो आपको बाउंड्री है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया यूनिट 1। यूनिट 2 के यदि हम लोग बात करें तो यूनिट 2 में हम लोग को हीट ट्रांसफर एंड थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ना है। हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर में आपका हीट का ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह कैसा होता है, तो उसको हम लोग जानते हैं कि आपका कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये तीन मेथड है जिससे हीट का ट्रांसफर हो सकता है। इसके बारे में डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन से मेथड में कैसे हीट का ट्रांसफर होता है, किसमें फिजिकली कॉन्टेक्ट के कारण होता है, किसमें हम लोग को आपका मीडियम फ्लूइड या कोई भी एयर है उसके माध्यम से होता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थर्मल पावर प्लांट में हम लोग को ये जानना है कि थर्मल के यूज करके मोर देन 80% जो आपका इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो यूज होता है वो आपका क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट से होता है, थर्मल पावर प्लांट से होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को चर्चा करना ये है थर्मल पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में कि आपका जो स्टीम इंजन से, स्टीम से आपका जो कोयल थर्मल, एनटीपीसी देख रहे होंगे, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, या बहुत न्यूक्लियर थर्मल पावर, ये सब थर्मल पावर प्लांट में आता है। उसमें क्या होता है कि आपका कोई आपका कोयल या कोई भी आपका फ्यूल यूज करके हम लोग हीट जनरेट करते हैं और वो हीट से स्टीम बनाते हैं और स्टीम से टरबाइन को रोटेट किया जाता है, टरबाइन से जनरेटर। आगे के फिगर में आप देखिएगा, ये आपको फिगर समझने से पहले इसको देख लीजिए आप,
ये आपका पूरा एक तरह से लेआउट बनाया हुआ है आपका थर्मल पावर प्लांट का। यहाँ पे सबसे पहले देखिए एक बॉयलर है, बॉयलर से स्टीम जनरेट किया जा रहा है, स्टीम से कोल पावर प्लांट है, स्टीम जनरेट किया जा रहा है, वो स्टीम को ले आन करके टरबाइन है, टरबाइन पे इंजेक्ट किया जा रहा है, जिसके कारण टरबाइन रोटेट हो रहा है। टरबाइन रोटेट होने के कारण टरबाइन का जो शाफ्ट है वो जुड़ा हुआ है किससे, जनरेटर से। जनरेटर से बिजली तैयार होता है। जनरेटर हम लोग तो देखते हैं शादी ब्याह वगैरह में भी आपका आता होगा, कहीं भी देखते होंगे जनरेटर आया है, तो जनरेटर को वहां पे छोटा उसका है, उसी का बड़ा वाला यहाँ पे रहता है, और ये जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी को आगे हम लोग इसको पावर स्टेशन और जाता है और हमारे घर तक फिर पहुंचता है। तो यहाँ के बाद काम है किसका, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। हम लोग का काम है यहीं तक इलेक्ट्रिक बना करके आगे बता देना कि आगे अपना जैसे कंट्रोल करो। तो ये हो गया। उसके बाद ये जो स्टीम आया यहाँ से तो पावर मिला, और पावर मिलने के कारण हम लोग का पावर किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग डिफरेंट टाइप से यूज करते हैं। ये जो स्टीम आया था, ये स्टीम थोड़ा सा ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ रहता है। कंडेंसर में आपका क्या होगा, कंडेंसर में और ठंडा किया जाएगा स्टीम को, और ठंडा करने के बाद यहाँ पंप लगा हुआ रहता है। पंप जो है फिर से इसको पंप करके आपको फिर से उसी बॉयलर में डालेगा, और बॉयलर में फिर से वही प्रोसेस होगा, फिर से स्टीम जनरेट होगा, और स्टीम को फिर से रोटेट करवाया जाएगा, और आपका क्या होगा, टरबाइन को रोटेट करेगा। टरबाइन के कारण जनरेटर रोटेट होगा, और जनरेटर रोटेट होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड यूनिट में पावर प्लांट का जनरेशन जो है उसके बारे में हम लोग थर्मल पावर प्लांट के बारे में जाने। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर हमने अभी बताया था कि कौन कौन सा होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में। उसके बाद कंपोजिट वाला एंड सिलेंडर, कंबाइंड कंडक्शन एंड कन्वेक्शन हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जानना है। सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसमें देखना है, सिंपल न्यूमेरिकल करना है। थर्मल पावर प्लांट का लेआउट जानना है। रैंकाइन साइकिल के बारे में जानना है। साइकिल में मतलब कैसे साइकिल काम करता है, किस प्रोसेस से होते हुए कहाँ तक जाता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ रैंकाइन साइकिल में पढ़ेंगे। इसमें आपका नीचे जो 2.3 दिया हुआ है यूनिट 2 में, वो आपका फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर दिया हुआ है। यहाँ पे दोनों का डायग्राम दिया हुआ है। यह आपका फायर ट्यूब आपका टरबाइन बॉयलर है, जिसमें देखिए इसमें बेसिक डिफरेंस क्या आप देख रहे होंगे। इसमें जो आपका फायर जो जा रहा है वो आपका एक ट्यूब के अंदर जा रहा है, इसका नाम ही है फायर ट्यूब। मतलब फायर जो है एक ट्यूब के अंदर है, और बाहर में आपको वाटर दिख रहा होगा। इसके कारण इससे यदि फायर को मूव करवाया जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका वाटर गर्म होगा, और वाटर गर्म होकर के स्टीम बनेगा, और स्टीम जो है वो बाहर निकलेगा। उसी तरह से इसमें जो वाटर ट्यूब वाला है, वाटर जो है एक ट्यूब के अंदर आपको रोटेट करेगा, और आग जो है वो बाहर जाते रहता है। तो इस तरह से स्टीम जनरेट होता है, और स्टीम को हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट जगह में। तो ये है। उसके बाद उसके अलावा भी और भी जो आपका बॉयलर होता है वो आपका बैबकॉक होता है, विलकॉक्स होता है, कोचरन बॉयलर होता है। रिलेटेड सिंपल प्रॉब्लम ओनली, सिंपल प्रॉब्लम यहाँ से जानना है। इसके बारे में थ्योरी भी हम लोग जानेंगे, सिंपल प्रॉब्लम को भी जानेंगे। तो ये सारी चीजें हैं सेकेंड यूनिट में। जो आपका तीसरा यूनिट जो है उसमें हम लोग को स्टीम टरबाइन के बारे में पढ़ना है, स्टीम टरबाइन के बारे में पढ़ना है, रिएक्शन टरबाइन के बारे में पढ़ना है, कंडेंसर, जेट एंड सरफेस कंडेंसर, कूलिंग टावर के बारे में पढ़ना है। ये देखिए, ये आपका एक सिंपल सा टरबाइन का, स्टीम टरबाइन का दिखाया हुआ है। स्टीम टरबाइन में हमने बताया था कि एक तरफ से स्टीम आएगा, स्टीम आने के कारण एक शाफ्ट को रोटेट कर देगा, और शाफ्ट रोटेट करने के कारण ये यहाँ से रोटेट करेगा, मूव करेगा, और इधर से फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, इस तरफ डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ पे डिस्चार्ज हो गया। यहाँ से आपका टरबाइन जो है इनफ्लो कर रहा है, अंदर आ रहा है। उसके बाद इसको रोटेट करवा दे रहा है। इस तरफ जुड़ा हुआ रहता है आपका जनरेटर, जो पिछले हम लोग वीडियो में देखे, पिछला हम लोग स्लाइड में देखे थे। उसमें आपका क्या होता है कि ये स्टीम आया, स्टीम के कारण टरबाइन रोटेट होगा, टरबाइन का स्टीम जो है वो बाहर निकल जाएगा, और टरबाइन से आपका जुड़ा हुआ रहेगा जनरेटर, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। तो ये आपका सिंपल सा है। उसके बाद इसमें और भी पढ़ना है इंटरनल कंबशन इंजन। कंबशन इंजन में यदि हम लोग बात करें तो इंटरनल कंबशन इंजन की बात किया जा रहा है। इंजन जो होता है वो क्या होता है, तो इंजन एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो कि आपको केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा है। मतलब केमिकल को, कोई भी फ्यूल है तो कोई भी फ्यूल के पास एक केमिकल होता है, तो फ्यूल जो होता है उसके कारण हीट जनरेट होता है, और उस हीट के कारण हम लोग क्या करते हैं, हीट से फिर मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इंजन जो है, इंजन का डिफिनेशन हमने बताया। इंजन जो है दो तरह का होता है, एक इंटरनल कंबशन इंजन और एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन में मतलब कंबशन जो हो रहा है वो आपका इंजन के अंदर हो रहा है, इंटरनल हो रहा है। एक्सटर्नल कंबशन इंजन में बाहर हो रहा है। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन जो आप देखते हो, पहले के जमाने में जो स्टीम इंजन आता था वो सब कैसा है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। या जो अभी आप टरबाइन यहाँ देख रहे हैं, टरबाइन भी जो है स्टीम टरबाइन की बात कर रहे हैं,
तो स्टीम टरबाइन जो है वो एक तरह का क्या है, आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन, चूंकि इसमें आपका जो फ्यूल का कंबशन हो रहा है इंजन के बाहर हो रहा है, टरबाइन के बाहर हो रहा है, और बाहर होने के बाद स्टीम को जनरेट किया जा रहा है और स्टीम के कारण इसका रोटेट करवा रहा है। तो टरबाइन भी एक तरह का क्या है, तो स्टीम इंजन है। तो आईसी इंजन की यदि हम लोग बात करें, मतलब इंटरनल कंबशन इंजन, आईसी शॉर्ट में बोला जाता है, आईसी इंटरनल कंबशन इंजन। तो ये आपका इंटरनल कंबशन इंजन में है कि कंबशन जो होगा, जो फ्यूल का कंबशन होगा वो इंजन के सिलेंडर के अंदर होगा। तो ये हो गया। उसके बाद रेफ्रिजरेटर के बारे में हम लोग को पढ़ना है, रेफ्रिजरेशन कैसे होता है। उसके बाद ऑटो, डीजल और ड्यूल साइकिल के बारे में पढ़ना है, मतलब ऑटो जो है पेट्रोल इंजन में काम करता है, ऑटो साइकिल डीजल इंजन में काम करता है, और ड्यूल साइकिल जो है दोनों में काम करता है, आपका गैस इंजन में भी काम करता है। उसमें पीवी और टीएस डायग्राम बनाना है। पीवी मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में डायग्राम बनाना है, मतलब ग्राफ बनाना है, और टीएस मतलब टेम्परेचर और इंट्रोपी के बीच का डायग्राम बनाना है। आईसी इंजन में, इंटरनल कंबशन इंजन में भी डिवाइड होता है कि 2 स्ट्रोक इंजन है कि 4 स्ट्रोक इंजन है। अभी जो जनरली आप जितना भी तरह इंजन देखते हैं वो सब इंटरनल कंबशन इंजन है। जो भी आपका मोटरसाइकिल है, कार है, बाइक है, जो भी आप चीजें देख रहे हैं सब इंटरनल कंबशन इंजन है। तो उसमें 2 स्ट्रोक इंजन है कि 4 स्ट्रोक इंजन है, इस पे चर्चा करना पड़ेगा। तो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक क्या होता है, कैसे काम किया करते हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे इंजन दिखाए भी हैं। एक तरफ से आपका, एक तरफ जो है दिखाया गया है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। देखिए 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक को भी अलग अलग हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि आपका क्या है। एक आपका स्पार्क इग्निशन इंजन है, एसआई इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन, और दूसरा जो है आपका सीआई इंजन है, मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो ये आपका स्पार्क इग्निशन इंजन जो होता है पेट्रोल इंजन में होता है, और ये 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक दोनों में होता है। तो कौन सा इंजन है उसको डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे जब सिलेबस में हम लोग आएंगे। इंटरनल कंबशन इंजन क्या होता है, 2 स्ट्रोक क्या होता है, 4 स्ट्रोक क्या होता है। 2 स्ट्रोक कहने का मतलब यह है कि ये यदि 4 बार अप डाउन कर रहा है तो 1 बार पावर मिल रहा है, तो उसको 4 स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। यदि 2 बार अप डाउन पिस्टन कर रहा है और उसके कारण पावर मिल रहा है तो उसको 2 स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। मतलब पिस्टन के मूवमेंट के आधार पर यह तय किया जाता है कि आपका स्ट्रोक कितना है। ठीक है, ये जो दोनों फिगर आप देख रहे होंगे, 4 बार अप डाउन कर रहा होगा, 2 बार ऊपर 2 बार नीचे, तो जाकर के 1 बार पावर यहाँ आग जल रहा होगा, 1 बार आग जल रहा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि 4 स्ट्रोक इंजन है। ठीक है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और भी सीआई एंड एसआई यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब स्पार्क इग्निशन। स्पार्क इग्निशन मतलब पेट्रोल इंजन में स्पार्क से इग्नाइट किया जाता है फ्यूल को, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन। और सीआई मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन, मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन मतलब डीजल इंजन जो अभी आप देखते होंगे, चाहे बस देखिए, ट्रक देखिए, तो उसमें स्पार्क नहीं होता है, उसमें आपका क्या होता है, कंप्रेस करके फ्यूल को जला दिया जाता है। तो उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे काम करता है। ये आपका यूनिट तीसरा था। यूनिट चौथा में यदि हम लोग बात करें, यूनिट 4 में यदि हम लोग बात करें, तो इसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग 3 यूनिट जो था वो आपका थर्मल से रिलेटेड था, थर्मल से रिलेटेड चीजें था। यहाँ पे जो आपका चौथा यूनिट आ जाएगा वो आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड मटेरियल साइंस से रिलेटेड चीजें आ जाएगा। मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपका इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा मटेरियल होता है। आपका फेरस मेटल कौन होता है, नॉन फेरस मेटल कौन सा होता है, प्लास्टिक कौन सा होता है, सेरामिक कौन सा होता है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि मटेरियल कितने तरह का होता है और उसको कैसे हम लोग, एलॉय क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्लासिफिकेशन हम लोग उसको पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग मटेरियल का क्लासिफिकेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उसका आपका स्ट्रेंथ क्या है, हार्डनेस क्या है, डक्टिलिटी क्या है, मेलाबिलिटी क्या है, टफनेस क्या है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद मेटल का कास्टिंग, मोल्डिंग पैटर्न का एक चीज आता है। कास्टिंग में आपका कोई भी चीज आप देखते होंगे, कोई भी चीज को कास्टिंग से प्रोडक्ट बनाया जाता है। कास्टिंग से प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है, सिंपल सा आप एक कैविटी तैयार कीजिए, पैटर्न जिसको बोल सकते हैं, और कैविटी तैयार करने के बाद आप मोल्टेन मेटल, मतलब जो भी आपके पास मेटल है उसको मोल्टेन मेटल में, मतलब एकदम वो कर दिए, गर्म करके आपको एकदम मोल्टेन मेटल में उसको कन्वर्ट कर दिए, मतलब पिघला दिए पूरा, और पिघलाने के बाद उसमें डाल दिए, तो जिस शेप का आपका कैविटी बना हुआ था उसी शेप का वो बन जाता है। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में कि मेटल कास्टिंग क्या होता है, मोल्डिंग क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, इस सारे बातें हम लोग वहाँ पे चर्चा करेंगे। मेटल वर्क में आपका हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होता है। देखिए मेटल वर्क में आप 2 तरह से काम होता है, एक आपका गरम, बहुत ज्यादा गरम करके, मतलब एक टेम्परेचर होता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, उस टेम्परेचर से ऊपर जाकर के आप काम कर रहे हैं, उस टेम्परेचर से ऊपर का यदि काम कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हॉट वर्किंग प्रोसेस। और आपका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे कोई चीज को गर्म करके आप काम कर रहे हैं तो उसको हम लोग कोल्ड वर्किंग प्रोसेस बोलते हैं। तो ये नहीं समझना है कि गर्म कर दिए मतलब हॉट वर्किंग प्रोसेस है। हॉट वर्किंग प्रोसेस और कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में भी डिफरेंस हो जाता है। कौन सा क्या डिफरेंस होता है कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर कर रहे हैं या नीचे कर रहे हैं।
यदि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के यदि आप ऊपर काम कर रहे हैं तब हॉट वर्किंग प्रोसेस है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे काम कर रहे हैं तो आपका कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मेटल फॉर्मिंग में डिफरेंट टाइप्स के चीजें होता है, एक्सटॉर्शन होता है, फॉर्जिंग होता है, रोलिंग होता है, ड्राइंग होता है। ये आपका डिफरेंट टाइप से प्रोडक्ट बनाने का प्रोसेस है, सबके बारे में पढ़ेंगे। एक्सटॉर्शन में कैसे प्रोडक्ट बनाया जाता है, फोर्जिंग में कैसे बनाया जाता है, रोलिंग में कैसे बनाया जाता है, ड्राइंग में कैसे बनाया जाता है। देखिए आपका एक्सटॉर्शन सिंपल सा प्रोसेस है। टूथपेस्ट आप लोग डेली डेली यूज करते होंगे सुबह सुबह, तो टूथपेस्ट में क्या है, मेटल, वो जो आपका टूथ है, जो आपका उसमें जो आपका जो रहता है टूथपेस्ट, वो टूथपेस्ट को आप इधर से प्रेस करते हैं और जैसे निकालते हैं उसी शेप का निकल जाता है। तो यहाँ पे एक्सटॉर्शन उसी तरह का प्रोसेस है, आपका मेटल को उसमें फिल कर दिया जाता है और उसके बाद उसको प्रेस करके आप जिस शेप में ऐसे बनाना चाहें उसी शेप में वो बन जाएगा। तो उसी शेप में बन जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटॉर्शन। डिटेल्स में हम लोग इस पे स्टडी करेंगे उस समय कि क्या होता है, कैसे काम किया जाता है, ठीक है। उसके बाद गैस वेल्डिंग, वेल्डिंग में आपका दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने का काम किया जाता है। और ये जो है मेटल, कोई भी वर्कपीस को आप जोड़ते हैं तो या तो परमानेंट जोड़ा जाता है या टेम्पोररी जोड़ा जाता है। तो टेम्पोररी जोड़ने के लिए हम लोग नट बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं, परमानेंट जोड़ने के लिए वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। वेल्डिंग का डिफरेंट टाइप्स होता है, जिसमें आपका गैस वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग है, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग। ये भी आपका एक फास्टनिंग इक्विपमेंट है जिसमें हम लोग फास्टनिंग करते हैं, मतलब दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने का ही काम करते हैं। तो सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में बहुत कम डिफरेंस होता है, सिर्फ टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। तो ये आपको हम लोग वहां पे पढ़ेंगे कि क्या होता है सोल्डरिंग और क्या होता है ब्रेजिंग। तो ये देखिए ये आपका डिफरेंट है, ये आपका गैस वेल्डिंग के लिए बताया गया है, गैस वेल्डिंग के लिए बताया गया है। इसमें हम लोग दो तरह के सिलेंडर यूज करते हैं, एक ब्लैक कलर का, एक ब्राउन कलर का, जो आपको दिख रहा है। तो ये आपका रेड कलर का है, ये वाला रेड। तो ये देखिए ये जो आपका है ब्लू या ब्लैक यूज करते हैं ऑक्सीजन के लिए, और एसिटिलीन के लिए हम लोग रेड यूज करते हैं, ठीक है। दोनों में दो दो आपका प्रेशर रेगुलेटर लगा हुआ रहता है, कितना इंटरनल प्रेशर है और कितना वायर में प्रेशर जा रहा है। ये वाला जो पंप है इसमें कितना, हाउस में कितना प्रेशर जा रहा है, ये हम लोग को यहाँ दोनों में डिसाइड आपको दिखाता है। इसको हम लोग टॉर्च बोलते हैं। टॉर्च से हम लोग का क्या करते हैं, यहाँ पे आपका फ्लेम निकल रहा है, इस फ्लेम से हम लोग किसी भी चीज को जो आपको इसको मेटल का गर्म करके ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये सिलेंडर के कंट्रोल करता है कैपेसिटी को, और एक प्रेशर गेज बताता है कि आपका पाइप में कितना प्रेशर जा रहा है। यहाँ पे देखिए आपका गैस वेल्डिंग से किसी चीज को कट करते हुए दिखाया जा रहा है, आपको जोड़ते हुए दिखाया जा रहा है कि कैसे किस तरह से हम लोग काम करते हैं। इसके बारे में और डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे। ये देखिए आगे जो है वो आपका आता है, यहाँ पे एक जो बिल्डिंग दिखा रहा है, आर्क वेल्डिंग दिखाया जा रहा है। आर्क वेल्डिंग में आप देख रहे हैं कि किस तरह से जोड़ा जा रहा है यहाँ पे, और इस तरह का बिल्डिंग आप अपने आसपास में देखे होंगे। तो कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड का डायामीटर क्या होता है, कैसे ये आपका वेल्डिंग को जो है वो ऐड करता है, दो चीजों को जोड़ता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फ्लैक्स क्या होता है, सही में बिल्डिंग किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से ये जो आपका बन रहा है वो किस तरह से बनना चाहिए, तब आप पहचान पाइएगा। या डिफेक्ट्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि बिल्डिंग में कौन कौन सा डिफेक्ट होता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि किस तरह के बिल्डिंग से हम लोग डिफेक्ट्स पता कर सकते हैं कि ये बिल्डिंग जो है डिफेक्टिव है। ये आपका हो गया। आगे जो है वो आपका आता है यूनिट 5। यूनिट 5 में हम लोग का आता है मशीन टूल एंड मशीनिंग प्रोसेस। मशीन टूल एंड मशीनिंग प्रोसेस, इसमें आपका मशीन टूल हम लोग यूज करके मशीनिंग प्रोसेस करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा फिनिशिंग ऑब्जेक्ट, जैसे कास्टिंग से भी ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, लेकिन कास्टिंग में उतना ज्यादा फिनिशिंग नहीं रहता है। तो जब भी कास्टिंग में प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको मशीन पे हम लोग को लगा करके उसको फिनिश किया जाता है। तो इसमें आपका आता है लेथ मशीन। लेथ मशीन एक ऐसा मशीन है जिसमें कि आपका पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेरेंट्स बोला जाता है इसको, मतलब कोई भी ऐसा ऑपरेशन नहीं है जिससे लेथ मशीन से परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। लेथ मशीन में आपका बेसिक फंडा जो है वो क्या है कि इसमें वर्कपीस रोटेट करता है और जो आपका टूल जो है वो स्टेशनरी रहता है। बाकी जो भी आप मशीन देखते हैं उसमें जनरली जो होता है वो क्या होता है, सेपर देखिए, मिलिंग, आपका मिलिंग देखिए, या जो भी आप देखते हैं ड्रिलिंग मशीन देखिए, उसमें क्या आप देखिएगा कि आपका वर्क पीस जो है वो आपका स्टेशनरी है और टूल जो है वो रोटेट करता है। लेकिन इसमें उल्टा होता है, आपका वर्क पीस रोटेट करता है और टूल जो है वो स्टेशनरी होता है। समझ गए बात? तो ये आपका लेथ मशीन के प्रिंसिपल को हम लोग समझेंगे, मशीन के टाइप्स के बारे में हम लोग समझेंगे, कैपेटसन लेथ क्या होता है, ट्रथ लेथ क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के लेथ, हम टूल रूम लेथ क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के लेथ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद लेथ का ऑपरेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेथ मशीन के ऑपरेशन के बारे में। ऑपरेशन में जनरली फेसिंग है, टेपर टर्निंग है, स्टेप टर्निंग है, उसके बाद थ्रेडिंग है, नर्लिंग है, आपका पार्टिंग ऑफ है, डिफरेंट टाइप्स का ऑपरेशन है। उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से ऑपरेशन कौन कौन सा परफॉर्म किया जाता है।
उसके बाद मिलिंग मशीन है, तो मिलिंग मशीन और उसके टाइप्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मिलिंग मशीन पे कौन कौन सा ऑपरेशन होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। शेपर और प्लेनर मशीन के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंस पढ़ेंगे शेपर मशीन और प्लेनर मशीन के बीच में कि क्या डिफरेंस है। उसके बाद क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म जो है उस पर हम लोग आधारित, जो आपका शेपर मशीन जो है वो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पे ही काम करता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ड्रिलिंग मशीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ड्रिलिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें ऑपरेशन पढ़ेंगे। ग्राइंडिंग मशीन के बारे में, ग्राइंडिंग मशीन से सुपर फिनिशिंग प्रोसेस दिया जाता है, मतलब मेटल को बहुत कम अमाउंट में रिमूव करके एक डिजायर आपको शेप और एक डिजायर शेप हम लोग शेप और साइज प्रोवाइड करते हैं और फिनिशिंग को अचीव करते हैं। तो ग्राइंडिंग मशीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका टोटल जो है वो आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पे लेथ मशीन का फिगर दिखाया हुआ है। लेथ मशीन में जो ये आप नीचे देख रहे हैं ये वाला, ये आपका बेड है। बेड के ऊपर आप यदि खड़ा है लेथ मशीन पे तो आपका राइट हैंड के तरफ यहाँ पे आपका टेल स्टॉक होगा और ये वाला जो है लेथ स्टॉक होगा, आपका हेड स्टॉक होगा। हेड स्टॉक में ये जो पार्ट्स है इसको हम लोग बोलते हैं चक, और यहाँ पे जो यूज किया गया है 3 जा चक यूज किया गया है। 3 जा है, 1 2 और ये 3 जा है। देखिए 1 2 और ये 3 जा है। आपके यहाँ पे की लगा करके इसको रोटेट कीजिएगा तो तीनों जा जो है वो आगे और पीछे बढ़ता है। तो जॉब को वर्कपीस को यहीं पे हम लोग लगा करके इसको कस देते हैं तो ये फिक्स कर देता है वर्कपीस को। और वर्कपीस जो है अब जैसे ही हम लोग इसको ऑन करते हैं, ये ऊपर वाला जो है पावर बटन दिया हुआ है, इसको ऑन कीजिएगा तो ये रोटेट होना शुरू करेगा। जब रोटेट होना शुरू करेगा तो ये आपका कैरेज है, कैरेज के ऊपर कंपाउंड रेस्ट है, कंपाउंड रेस्ट के ऊपर क्रॉस स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड में आपका टूल पोस्ट लगा हुआ रहता है। टूल पोस्ट, ये वाला टूल पोस्ट लगा हुआ है, टूल पोस्ट में टूल लगा हुआ रहता है। वर्कपीस यहाँ से जोड़ करके इसको आप इससे रोटेट करके आगे पीछे करवा सकते हैं, लेफ्ट राइट करवा सकते हैं, इस डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं, इस डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। तो उससे कर करके हम लोग डिफरेंट टाइप्स के जो लेथ मशीन पे हमने ऑपरेशन बताया कि फेसिंग कर सकते हैं, प्लेन टर्निंग कर सकते हैं, स्टेप टर्निंग कर सकते हैं, टेपर टर्निंग क्या कर सकते हैं, आप पार्टिंग ऑफ कर सकते हैं, नर्लिंग कर सकते हैं, थ्रेडिंग कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेशन है उस ऑपरेशन के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन कौन सा ऑपरेशन को हम लोग किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस रहा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, और इसको हम लोग डिटेल्स में अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो आराम से सारी चीज़ों को हम लोग समझ करके पढ़ेंगे। यूनिट 1 से शुरू करेंगे और यूनिट 5 तक हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।